Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Old NCERT, Chapter 8, and the chapter name is The Age of Smaller Kingdoms. ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट, ये जो चैप्टर का नेम है इसमें हम स्मॉलर किंगडम्स की बात करेंगे और जो टाइम पीरियड होगा इसका दैट इज 500 से 800 एडी की हम इसमें बात करेंगे. ठीक है, ओके. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से. उससे पहले एक चैप्टर का जो नेम है थोड़ा सा उसको डिकोड कर लेते हैं कि द एज ऑफ द स्मॉलर किंगडम्स, जो कि एमर्ज हुए थे 500 से 800 एडी में. इससे पहले पीरियड में हम लोग जो देखा, चाहे वो मौर्यास हो, चाहे वो कुशानास हो, या फिर आपके गुप्ताज हो, तो वो एक बहुत ही ज्यादा लार्ज किंगडम थे. वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे काफी ज्यादा उनका रीच था. ठीक है, नाउ दिस टाइम ये जो पीरियड में हम बात करेंगे कि कैसे स्मॉलर किंगडम्स एमर्ज हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों एमर्ज हुए और क्या रीजन था, हम देखते जाएंगे इस चैप्टर में, हमको अंडरस्टैंड होता जाएगा. स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से. ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में दैट इज 500 से 800 एडी के बीच में काफी ज्यादा अटेम्प्ट किए गए थे कि कैसे ना कैसे करके एस्टैब्लिश करें एक लार्ज किंगडम. एस्टैब्लिश लार्ज किंगडम, बट जितने भी अटेम्प्ट किए गए थे कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया. ठीक है, अगर थोड़े टाइम के लिए कोई एस्टैब्लिश कर भी देता था तो उसके बाद में वो कंटिन्यू उसको नहीं कर पाया. ठीक है, एट द सेम टाइम कहां पे ये अटेम्प्ट की बात कर रहे थे, यहां पे हम बात कर रहे थे नॉर्दर्न इंडिया में. कुछ टाइम के बाद हमें ये विटनेस होता है इस टाइम पीरियड में कि ये जो नॉर्दर्न इंडिया था, जब कोई भी एक लार्ज प्रिंसिपैलिटी अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाई, तो ये जो नॉर्दर्न इंडिया था ये स्मॉलर किंगडम्स में स्प्लिट हो गया. इसमें अलग अलग वेरियस छोटी छोटी पावर्स एमर्ज हो गई. ठीक है, तो स्प्लिट हो गया. अब जब ये स्प्लिट हुआ, पहले क्या था, पहले नॉर्थ इंडिया एक पावर था, एक एंटिटी कंसीडर किया जाता था जो भी उसको रूल करता था. ठीक है, अब स्मॉलर किंगडम्स आ गए हैं, तो अब क्या है, सब स्मॉलर किंगडम जैसे ही आ जाएंगे वैसे ना उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अब वो फाइट करने लगेंगे एक दूसरे से. क्यों करने लगेंगे, क्या क्या रीजन है उसके रीजन है कि रिसोर्सेज. अब वो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हम अपने अंडर में कंट्रोल करें, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए वो फाइट करेंगे. ठीक है, दूसरा वो चाहेंगे कि अपने आप को एक्सटेंड करें. ठीक है, दैट इज टेरिटोरियल एक्सटेंशन. अब जब ये करेंगे तो ऑब्वियसली किसी दूसरे की आप टेरिटरी को अगर आप लेना चाहेंगे तो ऑब्वियसली वो रिटेलिएट करेगा और आपके बीच में फाइट होगी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में डिस्कस कर रखा है दैट इज दी हर्षा. ठीक है, हर्षा के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ये बताया जाता है कि जो गुप्ता पीरियड का जो डिक्लाइन हुआ था, वो क्यों डिक्लाइन हुआ था, जब हुना इन्वेजन कर रहे थे उन पे. हुना का इन्वेजन जो था गुप्ता एम्पायर को काफी ज्यादा वीक कर दिया था और फाइनली वो डिक्लाइन हो गया था. ठीक है, लेकिन उसके 100 ईयर्स के डाउनफॉल के बाद एक किंगडम एमर्ज हुआ था इन दी 7th सेंचुरी. 7th सेंचुरी में नॉर्थ में एक किंगडम आपका एमर्ज हुआ था. ठीक है, उसके बाद एक आपका टाउन का नेम दे रखा है इस एनसीईआरटी में, दैट इज दी थानेसर. अब इस थानेसर के बारे में बता रहे हैं कि सर ये जो है ना, ये जो स्मॉल टाउन ये क्लोज टू कुरुक्षेत्र के पास लोकेटेड है. अब ये काफी अनइंपॉर्टेंट टाउन है, बट एक टाइम था कि ये होम हुआ करता था किंग का. ठीक है, इन 17th सेंचुरी एडी में. ठीक है, अगर हम देखें ये कैपिटल था, दैट इज द थानेश्वर की बात करें तो ये कैपिटल था किंगडम ऑफ स्थानेश्वर, थानेश्वर, और ये बर्थ प्लेस भी कंसीडर किया जाता है हर्षवर्धन का. बर्थ प्लेस ऑफ हर्षवर्धन. ठीक है, और इनको हर्षा भी कहते हैं और हर्ष भी कहते हैं. ठीक है, अब इनके बारे में बताया जाता है, हर्ष के बारे में बताया जाता है कि इनको किंग बना दिया गया था जब ये काफी यंग थे. ठीक है, यंग में ही ये किंग बन गए थे. अब ये क्यों किंग बन गए थे, इट इज बिकॉज जो इनके भाई थे उनकी डेथ हो गई थी इन दी 8606, तो इनका कोरोनेशन सेरेमनी करके इनको किंग बना दिया गया था. ठीक है, लेकिन जब ये छोटे से बड़े होते गए तो ये एक एमर्ज होते गए पावरफुल किंग में, जिसने ट्राई किया कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एम्पायर को स्टैब्लिश किया जाए. कुछ हद तक ये सिमिलर आपका करना चाहते थे गुप्तास का. ठीक है ना, उसके बाद जो बना है दैट इज जो इनके कोर्ट पोएट है
वो इनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और इन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है किंग की, ठीक है, दैट इज द बना भट्टा की हम बात कर रहे हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें हर्षा के बारे में पता चलती है वो पता चलती है चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम दैट इज युएन तिसान, जो कि उन्होंने विजिट किया था, एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, उन्होंने विजिट किया था इंडिया को ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा और एक डिस्क्रिप्शन छोड़ के गए हैं वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हर्षा ने मूव किया था कि हर्षा ने क्या किया था, हर्षा ने इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश बेटर कंट्रोल ओवर हिज एम्पायर, उन्होंने अपनी कैपिटल को मूव किया था, ठीक है, ही मूव इट्स कैपिटल, कैपिटल को उन्होंने थानेश्वर से कन्नौज में शिफ्ट कर लिया था। अब कन्नौज उनको लगा था कि ये मोस्ट एक सेंट्रल प्लेस है जहां से मुझे अपने एम्पायर पे कंट्रोल रखना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज लाइक द अनदर किंग इन्होंने भी काफी कैंपेन्स करी, कैंपेन्स के साथ साथ काफी ज्यादा इन्होंने कॉन्कर भी किया, ठीक है, तो रीजन भी काफी कॉन्कर्ड किए। अब ये कौन कौन से रीजन कॉन्कर्ड किए, तो अगर हम देखें जो मोस्टली इसमें नदर्न इंडिया के आपके रीजन थे, ठीक है, इंक्लूड करें तो पंजाब, पंजाब के बाद ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान के बाद गंगा वैली एंड इवन आसाम को भी इन्होंने कॉन्कर किया था, ठीक है ना, ओके। लेकिन इनका जो मेन एम था कि अपने एम्पायर को लार्ज स्टैब्लिश करें, तो इन्होंने डेक्कन की कैंपेन भी करी थी, ठीक है ना, डेक्कन की कैंपेन भी करी थी, लेकिन डेक्कन में क्या हुआ था, डेक्कन में इनकी जो कैंपेन थी वो अनसक्सेसफुल रही थी, और अगर हम ये कह सकें इनका जो एडवांस था वो डेक्कन में नहीं हो पाया था, इट इज बिकॉज जो पुलकेशिन सेकंड थे, जो कि एक चालुक्यन किंग थे, उन्होंने इनके एडवांस को और उनकी आर्मी ने इनको स्टॉप कर दिया था, ठीक है, तो इसलिए ये डेक्कन में एंटर नहीं कर पाए थे, ठीक है। नाउ ये जो चालुक्यन किंग के बारे में बात कर रहे हैं पुलकेशिन सेकंड, इनके बारे में हम डिटेल में एनसीईआरटी में दे रखा है, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप सोच लो कि यहां पे ये जो चालुक्यन किंग थे ये वतापी और आपके बदामी में आपके ये किंग थे, और ये जो मॉडर्न कर्नाटका जो है वो उस रीजन में आपका होल्ड करते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाई गई है कि जो हर्षा का जो किंगडम है ये काफी ज्यादा सिमिलर था गुप्तास से, ठीक है। अब ये कैसे सिमिलर था, ठीक है। नाउ ये जो किंग थे, जो किंग जैसे कि कॉन्कर्ड करते थे कोई भी रीजन, तो कॉन्कर्ड करने की तो कंडीशन थी कि एक तो फार फ्लंग एरियाज थे, अब या तो आप उस पर डायरेक्ट कंट्रोल रखो, ठीक है, कि अपने गवर्नर्स को स्टैब्लिश करो और उनको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करो, या फिर आप क्या करो कि आप उनसे कह दो कि आप हमारी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना, और आप क्या करेंगे, हमें रेवेन्यू को ट्रिब्यूट में देंगे या फिर हमें पेड करेंगे रेवेन्यू को। एट द सेम टाइम क्या करेंगे, आप सोल्जर्स भी हमें देंगे जब भी हमें जरूरत होगी फाइटिंग वॉर में, ठीक है। तो ये जितने भी कॉन्कर्ड रीजन थे उनसे कहा गया था आप क्या करेंगे, आप हमें पे करेंगे रेवेन्यू अलॉन्ग विथ, जब भी हमें जरूरत होगी तब आप हमें सोल्जर्स प्रोवाइड करवाई देंगे जब भी हमें फाइटिंग के लिए या वॉर लड़ने के लिए जरूरत होगी, ठीक है ना। एट द सेम टाइम जब आप ये दोनों चीजें देते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, तो आप क्या रहेंगे, रिमेन रहेंगे रूलर अपने ओन किंगडम्स के, ठीक है। और जो मैटर है यानी लोकल इंपॉर्टेंस के जो भी मैटर है वो आप ऑटोनॉमी होगी, ठीक है। तो जो रूलर है वो वहां का है, उसको कॉन्कर्ड कर लिया, कॉन्कर्ड करने के बाद कह दिया कि आप हमें रेवेन्यू कॉन्टिन्यूसली पे करेंगे और सोल्जर्स पे करेंगे जब भी हमें जरूरत होगी। एट द सेम टाइम जो लोकल ऑटोनॉमी है रूलर्स की वो इंटैक्ट रहेगी, यानी आपका कोई इंटरनल मैटर होता है या फिर आपका कोई भी डिसीजन ले सकते हैं आप विदाउट हमारे कंसल्ट के, ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं, ओके। नाउ जो हर्षा थे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे बुद्धिज्म में, और यही रीजन था इन्होंने लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ और लेटर ईयर्स में बुद्धिज्म को और बुद्धिस्ट को अडॉप्ट भी कर लिया था अपना रिलीजन। बट एट द सेम टाइम जो वो पैट्रोनेज देते थे वो उन्होंने कंटिन्यू रखी, दैट इज कंटिन्यू पैट्रोनेज टू अदर रिलीजन। तो इट शोज दैट ही इज एन वेलफेयर मोनार्क, जो अदर रिलीजन था उसकी जो पैट्रोनेज थी उन्होंने कंटिन्यू रखी। एट द सेम टाइम ये जो एनसीईआरटी इसमें ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है
कि जो हर्षद थे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे ह्वेन त्सांग से मिलने में, ठीक है ना, तो उन्होंने उनके बारे में काफी ज्यादा सुन रखा था और वो उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंप्रेस थे और मिलना चाहते थे। एट द सेम टाइम जो ह्वेन त्सांग थे उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में ये भी प्रोवाइड करवाया है कि उन्होंने काफी एक लॉन्ग कन्वर्सेशन करी थी विद किंग से। एट द सेम टाइम जो ह्वेन त्सांग है उन्होंने ये भी पता चला था हर्षा के बारे में ये काफी ज्यादा लिटरेट है, ठीक है, और इन्होंने काफी बुक्स पढ़ रखी है उस टाइम की जितनी भी प्रोमिनेंट बुक्स थी। एट द सेम टाइम जो हर्षा है ही हिमसेल्फ वाज एन ऑथर ऑफ 3 प्लेस, ऑथर ऑफ 3 संस्कृत प्लेस उन्होंने लिख रखा है हर्षा ने। तो ह्वेन त्सांग भी काफी ज्यादा इंप्रेस थे। जो नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल कंडीशंस। नाउ सोशल कंडीशंस के बारे में हमें पता चलता है जो ह्वेन त्सांग ने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाया है। ओके, नाउ उससे पहले हम देख लेते हैं ह्वेन त्सांग के पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड करवाई गई है एनसीईआरटी में कि ये जब 26 इयर्स के थे इन्होंने अपना होम दैट इज चाइना को छोड़ दिया था और इन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था थ्रू सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से इंडिया में ये आए थे, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि ये ऑलमोस्ट बेसिकली इन्होंने सेम रूट फॉलो किया था जो फाइयान ने किया था, ठीक है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज जर्नी ये काफी जगह रुके थे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में जो इनके रास्ते में पड़ी थी, इसलिए ऑन दैट बेसिस हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा बुद्धिस्ट हो गए थे सेंट्रल एशिया में या फिर उन्होंने रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया था एज बुद्धिज्म इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये जब वापस गए फ्रॉम इंडिया टू चाइना ये भी सेम रूट से गए थे, ठीक है। इन्होंने काफी इयर्स स्पेंड करे स्टडिंग अबाउट द बुद्धिज्म इन इंडिया और उसने काफी मोनास्ट्रीज को भी विजिट किया, ठीक है। एट द सेम टाइम जो ह्वेन त्सांग ने उन्हें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है कि इन्होंने ये नोटिस किया कि जो बुद्धिज्म है वो ऑल ओवर इंडिया में अगर देखें हम तो एज सच पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे डिपेंड करता है कि कहीं ज्यादा पॉपुलर है और कहीं कम पॉपुलर है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम हमने ये भी देखा था रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म लास्ट चैप्टर में हमने देखा था अंडर गुप्ता एम्पायर जिसमें आपका शैविज्म और आपका वैष्णविज्म एक प्रोमिनेंट रिलीजन एमर्ज हो गया था, ओके। तो ये भी इसका एक रीजन है, ओके। नाउ इन्होंने काफी ज्यादा और अगर हम कहें कि जितना ज्यादा स्टडी किया था इंडिया में उनमें से इंपॉर्टेंट ईयर्स और सम ईयर्स जो मोनेस्ट्रीज ऑफ नालंदा थी वहां पे ये रुके थे, ठीक है। मोनेस्ट्रीज ऑफ नालंदा में ये रुके थे, वहां पे इन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर करी रिगार्डिंग बुद्धिज्म, ठीक है ना। और जो नालंदा के बारे में बताया गया है कि नालंदा उस टाइम की काफी एक लीडिंग यूनिवर्सिटी थी, जिसमें काफी ज्यादा आउटसाइड के स्कॉलर्स जो थे आते थे या फिर हम कह सकें जो स्कॉलर्स थे ऑल ओवर एशिया से स्टडी करने आते थे, ठीक है। नाउ अब सोशल कंडीशन की बात करें तो ह्वेन त्सांग ने नोटिस किया इन इंडिया में कि जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है, यानी वो बहुत ज्यादा आपका डीप रूटेड है, ठीक है। एट द सेम टाइम इन्होंने अनटचेबल्स के बारे में भी बताया, अनटचेबल्स की जो डिटेरियोरेटिंग कंडीशन थी या जो पुअर कंडीशन थी उसके बारे में भी इन्होंने बताया, ठीक है ना। जो अनटचेबल्स थे वो आउटसाइड ऑफ टाउन्स रहते थे, ठीक है, और बेसिकली क्या उनको इंप्योर माना जाता था। नाउ ये सिमिलर इंफॉर्मेशन फाइयान भी इससे पहले हमें बता चुके थे, ठीक है। नाउ ये कह रहे हैं कि एट दैट टाइम अगर हम देखें हर्षा के टाइम में कि सारे लोग वेजिटेरियन नहीं थे, ठीक है ना, बट बेसिकली ये लोगों से कहा जाता था कि जो लोग नॉन वेज ईट करते थे उनसे ये कहा जाता था कि आप इस प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम सारे लोग वेजिटेरियन भी नहीं थे। नाउ सोशल कंडीशन बात करें तो ह्वेन त्सांग ने यह भी बताया है कि मल्टी क्लास सोसाइटी थी उस टाइम, मल्टी क्लास सोसाइटी। नाउ ये जो मल्टी क्लास सोसाइटी है ये उन्होंने इस पे में बताया है कि जो हाउसेस के जो साइजेस थे वो उसमें डिफरेंस था, तो डिफरेंस इन हाउस साइज, ठीक है। अगर हम रिच का देखें तो हाउस बड़ा है और अगर हम पुअर का देखें या फिर एवरेज का देखें तो छोटा है। ऑन दैट बेसिस हम ये कह सकते हैं वो सोसाइटी थी वो मल्टी क्लास सोसाइटी थी, ओके। तो ये आपका बेसिकली ये अजम्पशन हम कर सकते हैं, ओके। एट द सेम टाइम ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया में जो कल्चर था उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी थी,
ठीक है। और डाइवर्सिटी ये इसलिए विजिबल है कि जो पीपल थे वो काफी अलग अलग ड्रेसअप करते थे, ठीक है। तो डिफरेंट पैटर्न ऑफ ड्रेसेस, ये हमें क्लियरली विजिबल है। एट द सेम टाइम इनने इंडियंस के बारे में बताया है कि जो इंडियंस थे ना वो क्या थे, वो हॉट टेम्पर्ड थे, ठीक है ना, कि जरा जरा सी बातों पे उनको गुस्सा आ जाता था, ठीक है ना, वो क्विक टू एंगर, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। बट एट द सेम टाइम जो इंडियंस थे वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे, ओके। और वो हाइजीन के बारे में काफी ज्यादा आपके कंसर्न थे, दैट इज इंडियंस के बारे में बताया। या फिर अगर हम कहें कि क्लीनलीनेस के बारे में बताया कि जो इंडियंस थे वो काफी ज्यादा कंसर्न थे, ओके। नाउ ये बता रहे हैं कि इंडिया में उस टाइम पे जो क्रिमिनल्स थे वो बहुत ही ज्यादा कम थे, क्रिमिनल्स बहुत ही ज्यादा कम थे। बट एट द सेम टाइम इन्होंने एक ऐसा इंसिडेंट शेयर किया है जिसमें इनको रॉब कर लिया गया था जब ये आ रहे थे अपने ट्रैवलिंग के थ्रू, जो ट्रैवलिंग कर रहे थे तो इनको रॉब कर लिया गया था। बट एट द सेम टाइम इन्होंने उस टाइम की सोसाइटी के बारे में ये बताया है कि इस टाइम क्रिमिनल्स कम थे, ठीक है ना। ये भी बताया है कि उन्होंने कि इस टाइम जो पनिशमेंट दिया जाता था उसमें नो डेथ सेंटेंस, यानी डेथ सेंटेंस जो कि बहुत ही हाई लेवल का पनिशमेंट होता है या कैपिटल पनिशमेंट है, वो किसी को नहीं दिया जाता था, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो अगर हम देखें कि उसमें जो मोस्ट सीवियर पनिशमेंट होता था उस टाइम, तो वो था इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी आजीवन कारावास की जो सजा आज के टाइम पे भी है वो सबसे हाईएस्ट उस टाइम के लिए जो सीवियर पनिशमेंट यानी सीवियर क्राइम के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बताया था कि जैसे ही हर्षा की डेथ हो गई तो काफी ज्यादा आपका कंफ्यूजन आपका एमर्ज हो गया इन दी नर्दर्न इंडिया सम टाइम, ओके। उसके बाद हम ये भी देख चुके हैं जो किंगडम्स थे वो स्प्लिट हो चुके थे स्मॉलर यूनिट्स में और वो कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब हॉस्टिलिटी की कंडीशन प्रिवेल हो गई थी तो उस टाइम पे एक जो दैट इज मीन वाइल जो किंगडम ऑफ डेक्कन एंड साउथ वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। पहले क्या था कि नॉर्थ के टाइम में जब हर्षा का टाइम पीरियड था तो वो कुछ हद तक वो पावरफुल कंट्रोल स्टैब्लिश कर पाए थे नॉर्थ में भी, इट इज बिकॉज उन्होंने काफी ज्यादा एनेक्सेशन भी किया था और टेरिटरीज को कॉन्कर भी किया था, ठीक है। बट जैसे ही उनका डेथ हुई उसके बाद काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया और जो एक सिंपली जो काफी जो प्रिंसिपैलिटीज थी वो स्मॉल किंगडम्स में आपकी क्या हो गई, स्प्लिट हो गई और आपस में वो लड़ने लगी, फाइट करने लगी। तो इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है डेक्कन एंड साउथ में जो आपके किंगडम्स एमर्ज हुए थे कि वो पावरफुल बने विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट जो होता है दैट इज द डेक्कन एंड साउथ। अभी तक हम नॉर्थ के बारे में देख रहे थे, अब हम देखेंगे द डेक्कन एंड साउथ के बारे में। तो उसके बारे में सबसे पहले चालुक्यास के बारे में हम देखेंगे, ओके। तो चालुक्यास के बारे में यह बताया गया है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो काफी ज्यादा स्मॉल किंगडम्स यहां पे भी डेक्कन में आ गए थे जैसे ही डिक्लाइन हो गया था सातवाहनास का, ठीक है ना। जो वकाटकास थे उन्होंने भी ट्राई किया कि वो बिल्ड करें एक स्ट्रॉन्ग स्टेट, बट उनका ये जो आपका स्ट्रॉन्ग स्टेट था ये लास्ट नहीं कर पाया, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाया। उसके बाद आए चालुक्यास डायनेस्टी, ठीक है, और इनका जो मेन सेंटर था वो था वट्टापी, वट्टापी इनका मेन सेंटर था, ओके। नाउ जो चालुक्यास थे उसमें से जो फेमस इनके जो किंग हैं दैट इज द पुलकेशिन सेकंड। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन्होंने जो आपका हर्षा एडवांस करना चाहते थे डेक्कन में, इनकी आर्मी ने उसको स्टॉप किया था, ठीक है ना। जो इनकी रेन है ये सिमिलर ही है और सिंक्रोनाइज करती है, ठीक है, कि एट द सेम टाइम ये लोग पैरेलल थे कि आपका चालुक्यास पुलकेशिन सेकंड में साउथ में और हर्षा नॉर्थ में, ठीक है ना। और हर्षा का जो एम्बिशन था, ठीक है, कि कंट्रोल करने का, कि वो डेक्कन को कंट्रोल कर पाए, डेक्कन प्लेटू को कंट्रोल कर पाए, वो नहीं पूरा हो पाया, ठीक है ना। इट इज बिकॉज हर्षा को बेसिकली किसने रोका, पुलकेशिन सेकंड ने। तो आपके पुलकेशिन सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है कि जो हर्षा है इन अ बैटल ऑफ बैंक ऑफ द नर्मदा और उसको डिफीट किया आपका पुलकेशिन सेकंड ने, ठीक है। तो बैटल हुआ हर्षा से इनका, बैटल विद हर्षा at the bank of the river Narmada,
फाइनली उसमें हर्षा को डिफीट होना पड़ा एट द हैंड्स ऑफ पुलकेशिन सेकेंड, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम जो चालुक्यास थे ना, इनके टू एनिमीज भी थे, ठीक है ना, एनिमीज ऑफ, और सिंपली टू एनिमीज ऑफ चालुक्या, ये है राष्ट्रकूटास ये नॉर्थ में थे, टू दी नॉर्थ मीन्स कंपैरेटिवली अगर उनके दैट इज चालुक्य से हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये उनके नॉर्थ में थे। एंड पल्लवास नेक्स्ट जो पावर थी दैट इज द पल्लवास, ये इनके साउथ में थे, ठीक है। तो आपके क्या हो गया, जो राष्ट्रकूटास थे वो नॉर्थ में थे और जो पल्लवास थे वो आपके साउथ में थे। ना थोड़ा राष्ट्रकूटास और पल्लवास के बारे में देख लेंगे ना। जो राष्ट्रकूटास थे वो स्मॉल किंगडम को रूल करते थे और ये ज्यादा पावरफुल नहीं थे, ठीक है ना। और जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो वो सबऑर्डिनेट थे चालुक्यास के और ये स्ट्रांग हो पाए थे अंटिल द 8th सेंचुरी एडी। पल्लवास के बारे में अगर देखें तो पल्लवास काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, एक स्ट्रांग पावरफुल एंटिटी थे साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ये काफी पावरफुल थे। अगर ये भी इक्वेट किया जाता है कि अगर चालुक्यास डेक्कन में पावरफुल है या फिर डेक्कन में स्ट्रांग पावर है तो पल्लवास में साउथ था। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इन दोनों आपके चालुक्यास और पल्लवास के बीच में एक वॉर हुई और उस वॉर में जो पुलकेशिन सेकंड थे उन्होंने जो पल्लवा किंग थे महेंद्र वर्मन, इनको डिफीट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम ईयर लेटेस्ट जो पल्लवा किंग अनदर पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन, इन्होंने पुलकेशिन सेकंड को अटैक किया और फाइनली कैप्चर कर दी इनकी कैपिटल सिटी। और ये जो आपका डिफीट थी ये चालुक्यास के लिए एक बहुत बड़ी डिफीट साबित हुई, ठीक है। चालुक्यास की जो कैपिटल थी वो वत्तपी थी, ठीक है ना। और ये जो वत्तपी थी ये काफी ज्यादा फ्लरिशिंग सिटी थी, ये काफी ज्यादा एक फ्लरिशिंग सिटी थी, ठीक है ना। इनके जो ट्रेड कनेक्शंस थे वो भी काफी स्ट्रांग थे, ट्रेड कनेक्शंस काफी स्ट्रांग थे। ये ईरान से ट्रेड करते थे, अरेबिया से करते थे, रेड सी से करते थे, आपके जो वेस्ट में पोर्ट थे उनसे ये करते थे, ठीक है। एट द सेम टाइम साउथ ईस्ट एशिया में भी इनका ट्रेड कंटिन्यू रहता था, ठीक है ना। अब ये जो ट्रेड था ये काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो पुलकेशिन सेकंड के बारे में ये भी देखा गया है कि इन्होंने वेरियस एम्बेसीज भी भेजी थी, एम्बेसी भी भेजी थी। अब ये किसको भेजी थी, ये पर्शियन किंग को भेजी थी, दैट इज खुसरो सेकंड, ओके। तो इन्होंने एम्बेसी भी भेजी थी। उसके बाद ना ये जो पुलकेशिन सेकंड ने जो एम्बेसी भेजी थी ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज बिकॉज 100 ईयर लेटर जब ज़ोरोस्ट्रियन ने ईरान को छोड़ दिया था तो ये बेसिकली इंडिया आए और इन्होंने सेटल किया अपने आप को उन टाउन्स के अलोंग जो कि आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ डेक्कन में थे, ठीक है ना। वहां पे अपने आप को स्टैब्लिश किया और यहां पे इनको कहा जाता है पारसीज, ठीक है ना, दैट इज द पर्शियंस। अच्छा, इनके रिलीजन के बारे में भी काफी डिटेल से बताया गया है। जो इनका रिलीजन है ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, ओके, इसके बारे में भी काफी डिटेल से बताया गया। ना ये जो रिलीजन है ये एनसीईआरटी में बताया गया है कि इसको प्रीच करते थे ज़ोरास्टर और ज़ोरैथुस्ट्रा, कुछ भी कह सकते हैं आप। ईरान में ये प्रीच करते थे समटाइम्स बिफोर 600 BC, ठीक है। उसके बाद जो इनका ग्रेट अखेमेड एम्परर्स थे ईरान के वो ज़ोरास्ट्रियंस थे। ना जो ज़ोरास्टर जो रिलीजन है वो टॉट करता है कि जो अनसीन फोर्सेस है चाहे वो अच्छाई के हो या फिर आपकी बुराई के हो, दैट इज द गुड एंड इवल, वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। एट द सेम टाइम फाइनली क्या होता है, ये कहा गया है कि जो गुड है गुड विल बी विक्टोरियस, वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है, अच्छाई और बुराई, उनमें से आपकी अच्छाई हमेशा जीतेगी। नाउ इनकी जो सेक्रेड बुक होती है ज़ोरोस्ट्रियंस की उसको कहते हैं ज़ेन एवेस्ट, ये इनकी सेक्रेड बुक ज़ेन एवेस्टा, सेक्रेड
बुक है, ठीक है ना। नाउ ज़ोरोस्ट्रियनिज्म के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इसका आपका ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस है इसका काफी ज्यादा रिलीजियस आइडियाज पे, ठीक है ना, स्पेशली जो पीपल्स रहते थे वेस्टर्न एशिया में और जो सेंट्रल एशिया में रहते थे। और बेसिकली ये एक डोमिनेंट रिलीजन था ईरान में, जब तक उससे पहले जब तक इस्लाम नहीं आ गया तब तक ये डोमिनेंट रिलीजन ईरान में रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, जो चालुक्यन किंग्स थे, एक ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट थे, आर्ट को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। और वो काफी ज्यादा मनी भी डोनेट करते थे फॉर टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए, फॉर टेम्पल बिल्डिंग। और इनके टाइम पे वेरियस केव स्ट्रीम्स काफी ज्यादा बनी हैं इन दी डेक्कन हिल्स पे, काफी ज्यादा केव स्ट्रीम्स बनी है, ठीक है ना। और अगर हम देखें जो मच ऑफ दिस स्कल्पचर फाउंड एट द एलोरा, वो भी इन्हीं की वजह से है क्योंकि इन्होंने पैट्रोनेज दिया था आपका एलोरा केव्स के लिए, साथ ही साथ में राष्ट्रकूटा किंग का भी उसमें ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। दैट इज जो आपका स्कल्पचर मिलते हैं हमें एलोराज में, ठीक है ना, वो भी इट इज ड्यू टू द पैट्रोनेज ऑफ चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास। नेक्स्ट जो पावर है दैट इज द पल्लवास। ओके, नाउ जो पल्लवास थे वो फार साउथ में, ठीक ना, वो स्टार्टिंग में एज ए ऑफिसर्स ऑफ सातवाहना किंग के बेसिकली एमर्स थे। जब सातवाहना किंगडम्स डिक्लाइन हो गया तो पल्लवास ने अपने आप को लोकल रूलर्स बना लिया और स्लोली अपना कंट्रोल स्प्रेड कर लिया साउथवर्ड, जो स्पेशली रीजन है कांचीपुरम का, जो कि है आपका नियर मद्रास। ओके, उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा फाइट करी है, मेनी वॉर्स अगेंस्ट द पांड्यास, जो कि चालुक्यास, जो कि चाहते थे कि कंट्रोल करना या फिर स्टॉप करना पल्लवास को कि वो पावरफुल ना बन पाए। तो दे फॉट वेरियस वॉर्स विद द पांड्यास एंड चालुक्यास, बट जो पल्लवास थे समहाउ मैनेज टू एस्टैब्लिश देयर रूल, वो अपना किसी तरीके से रूल को एस्टैब्लिश कर पाए। एट द सेम टाइम उन्होंने कॉन्कर्ड किया जो बेसिकली लैंड थी साउथ ऑफ कांचीपुरम, ठीक है ना। एट द सेम टाइम तंजोर और पुद्दकलाई रीजन, तो इन्होंने काफी एरियाज को भी कॉन्कर्ड किया, दैट इज तंजोर, कांचीपुरम और आपका पुदुकोट्टई रीजन, ठीक है ना। और इट इज बिकॉज इन रीजन्स को आपको कॉन्कर करने का इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव था, ये काफी ज्यादा रिच एरियाज थे और फर्टाइल रीजन्स थे, ठीक है ना। तंजोर, कांचीपुरम और पुदुकोट्टई उस टाइम के रिच एंड फर्टाइल रीजन थे, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट किंग के बारे में बताया गया है दैट इज दी महेंद्र वर्मन, ठीक है ना। महेंद्र वर्मन के बारे में बताया गया है। सो जो महेंद्र वर्मन थे वो सेम टाइम पे रूल करते थे एट द टाइम ऑफ हर्षा एंड पुलकेशिन सेकंड। हमने देखा है पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया था, महेंद्र वर्मन के साथ फाइट करी थी और उनको हरा दिया था। तो जो महेंद्र वर्मन है वो कंटेम्पररी हैं हर्षा के एंड पुलकेशिन सेकेंड के, ठीक है ना। उसके बाद ये हम देखें कि वो जैना थे बिगनिंग में, बट लेटर उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया था शैविज्म में थ्रू वेरियस जो उनके तमिल सेंट्स थे, उनमें से एक इंपॉर्टेंट था अपार। अपार ने उनको ये कन्वर्ट किया था फ्रॉम जैनिज्म टू शैविज्म। तो अर्लियर ये जैना थे और लेटर अपार जो कि आपके तमिल सेंट हैं, उन्होंने उनको कन्वर्ट करवा दिया था
जैनिज्म टू शैविज्म। नाउ अपार्ट, नाउ ये जो महेंद्र वर्मन थे अनडाउटेडली एक पावरफुल रूलर थे, बट एट द सेम टाइम ये रूलर के साथ साथ एक पावरफुल रूलर और एक वॉरियर के साथ साथ पोएट एंड म्यूजिशियन भी थे, पोएट एंड एक ग्रेट म्यूजिशियन भी थे। ठीक है ना। अब हमने तमिल सेन का नाम आया था, दैट इज द अपार, तो थोड़ा सा तमिल सेन के बारे में देख लेते हैं। ना ये जो तमिल सेन थे, ये ग्रुप ऑफ पीपल, इनको कंसिडर किया जाता है साउथ इंडिया में, ठीक है ना, जो कि बिलीव करते हैं जो रिलीजन है उसमें डिवोशन का एलिमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब ये जो डिवोशन है, उस टाइम पे दो रिलीजन प्रिवलेंट थे, डिवोशन टू गॉड, और उस टाइम दो रिलीजन, दैट इज दी विष्णु, इधर शिवा। तो या तो आप डिवोशन करें गॉड को, दैट इज विष्णु को, या फिर शिवा को। जो भक्ति आपका मूवमेंट भी यहीं से एमर्ज होता है, ठीक है ना। नाउ जो आपका इसमें जो थे, जो पीपल थे, वो वेरियस कास्ट से बिलोंग करते थे, स्पेशली डेडिकेटेड क्लास से नहीं बिलोंग करते थे। तो कोई भी क्लास से, वेरियस कास्ट से, यानी अगर आपका लोअर कास्ट के पर्सन है वो भी आपका भक्ति मूवमेंट का पार्ट बन सकता था, ठीक है। काफी लोग आर्टिशियंस थे, फार्मर्स थे, वो भी इसको एज ए भक्ति सेंट्स बने थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये जाते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और सिंग करते थे वेरियस हिम्स, जो कि प्रेस में करते थे आइदर विष्णु के आइदर शिवा, ठीक है। उसके बाद जो अलवार्स थे उनको कंसिडर किया जाता है कि वो डिवोटी हैं, अलवार, सो इनको कंसिडर किया जाता है ये डिवोटी हैं विष्णु के, लॉर्ड विष्णु के। और दूसरे नयनार्स, ये डिवोटी हैं शिवा के, ठीक है ना। दैट इज जो अलवार है उस वो एक कैटेगराइज कर दिया गया, उनको आपके विष्णु गॉड्स को वो परस्यू करेंगे, फॉलो करेंगे, और जो नयनार्स हैं वो आपके शिवा में। फ्रॉम टाइम टू टाइम इनके बारे में ये भी कहा जाता है, ये जो सेंट्स थे ये गैदर होते थे बेसिकली आपके कांचीपुरम में, कोई फेस्टिवल हो गया और वहां पे रिसाइट करते थे अपनी हिम्स इन ऑर्डर टू प्रेज देयर आपका रिस्पेक्टिव गॉड्स, ठीक है। अब हिम्स जो थी यहां पे ये लोग जो हिम्स यूज करते थे वो जो लैंग्वेज में करते थे दैट इज द तमिल लैंग्वेज में वो करते थे। जो हिम्स होती थी वो तमिल लैंग्वेज में होती थी। और ये तमिल लैंग्वेज में क्यों होती थी सर, अभी हमने देखा था ये जो आपका जो फॉलो हुआ था भक्ति मूवमेंट्स, इसमें क्या था, इसमें हमने देखा था हर कास्ट के लोग हैं, तो इन ऑर्डर टू ब्रेक जो मोनोपोली बना रखी थी अपर कास्ट के लोगों ने, जो लोग आपकी उस टाइप की जो संस्कृत लैंग्वेज होती थी उसको यूज करते थे, ये जो भक्ति मूवमेंट था ये तमिल लैंग्वेज को यूज करता था। इट इज बिकॉज वो लैंग्वेज कंसिडर की जाती थी कॉमन पीपल की, और वो जो कॉमन पीपल थे वो इस लैंग्वेज को बोलते थे। तो इसी में जो वेरियस हिम्स थी उनको चैंट किया जाता था, इसलिए बोला जाता था, ठीक है। इन कंपैरिजन जो वैदिक रिलीजन था उसका जो टेक्स्ट था वो संस्कृत में था, और उसको कौन करता था, सिर्फ और सिर्फ प्रीस्ट और सिर्फ और जो एजुकेटेड थे वो आपके प्रीच करते थे, उसको आपको दैट इज चैंट करते थे, और उस काफी कम लोगों को अंडरस्टैंड होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें लोकल लैंग्वेज और कॉमन लैंग्वेज को यूज किया जाता था, दैट इज दी आपका तमिल। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है कांचीपुरम के बारे में। कांचीपुरम के बारे में यह बताया गया है कि ये कैपिटल तो था ही पल्लवास का, एट द सेम टाइम ये आपका एक सेंटर था तमिल एंड संस्कृत स्टडीज का। तो अपार्ट फ्रॉम कैपिटल के साथ साथ ये क्या था, ये आपका एजुकेशन सेंटर भी था जहां पे संस्कृत एंड तमिल जो लैंग्वेज थी वो स्टडीज भी करवाता था, ओके। और यहां के जो वेरियस राइटर्स की भी बात करी गई है, इसमें एक जो फेमस राइटर है डैंडेन, जो कि संस्कृत में लिखते थे, उनके बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर। ओके, आर्किटेक्चर में बताया गया है कि ये जो पल्लवास थे इन्होंने काफी टेम्पल्स को बिल्ड किया, मल्टीपल टेम्पल्स, ठीक है ना। सम जो थे अगर हम देखें तो कट आउट ऑफ लार्ज रॉक्स, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ रॉक है उसको कट करके बनाया गया है, सच एज रथ टेम्पल्स। तो रॉक कट टेम्पल्स हमें मिलते हैं,
इसका एग्जाम्पल है रथ टेम्पल, जो कि लोकेटेड है महाबलीपुरम में। ठीक है ना। और बेसिकली जो अदर्स थे वो स्टोन ब्लॉक्स पे बनाए जाते थे, सच एज उनका एविडेंस मिलता है हमें कांचीपुरम में। तो अदर्स टेम्पल्स पर मेड अप ऑफ स्टोन ब्लॉक्स जो हमें मिलते हैं कांचीपुरम से। ठीक है ना। अब इसमें जो इमेज रखी जाती थी वो एक रूम में इमेज रखी जाती थी एट वन एंड टेम्पल, और इसका जो रूफ होता था, जो रूफ ऑफ दिस रूम वाज बिल्ट अ टावर टेम्पल। अगर सिंपल में इसको एक 2D डायग्राम में बनाऊं तो ये है जिसमें गॉडेस की इमेज रखी जाती थी। उसके बाद इसका जो टावर होता था वो बहुत ज्यादा क्या होता था, आपका बड़ा होता था, यानी लार्ज होता था। ठीक है, टॉल टावर्स, ये आपकी पहचान है जो आपका द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आ जाएगा, जो साउथ के टेम्पल्स हैं। ठीक है, लेटर सेंचुरीज में क्या हुआ, ये टावर्स थे ये टॉल और बेसिकली और टॉल होते गए। ठीक है ना, यानी टॉलर बिकेम टॉलर एंड टॉलर, इनके जो टावर्स थे वो और टॉलर होते गए। ठीक है, अगर हम ये इंफॉर्मेशन बताई गई है कि एनसीईआरटी में अगर हम तमिलनाडु में ट्रैवल करें तो हम काफी ज्यादा टेम्पल्स जो हमें देखने को मिलते हैं जो विलेजेस में लोकेटेड हैं, उनको हम दूर से उनके टावर से ही देख सकते हैं। यानी भले विलेजेस में प्रॉपर तरीके से हम एंटर ना करें पर दूर से ही इतने लार्ज और टॉल टावर्स हैं कि हम उनको टेम्पल्स को देख सकते हैं दूर से ही। ठीक है, नाउ ये भी प्रोवाइड करवाया गया है कि जो टेम्पल था वो एक तरीके की गैदरिंग प्लेस थी फॉर द पीपल्स के लिए। ठीक है, जो टेम्पल का जो मेन पर्पस था वो क्या था, ये जो टेम्पल था ये एक तरीके का गैदरिंग प्लेस और मीटिंग प्लेस था। यहां पे लोग आते थे। ठीक है ना, जो विलेजर्स थे वो बेसिकली आते थे और टेम्पल के कोर्टयार्ड में आते थे इवनिंग में और वेरियस न्यूज और डिस्कस करते थे जो भी उनसे रिलेटेड मैटर होता था, चाहे वो वेलफेयर ऑफ विलेज से रिलेटेड हो गया या फिर कोई टैक्सेस एंड वाटर से रिलेटेड मैटर हो गया, तो सारी की सारी चीजें वो करते थे। एट द सेम टाइम आपका क्या हो जाएगा, वही वहां पे जो चिल्ड्रंस थे, ठीक है ना, उनको एज एन एजुकेशन सेंटर भी ये टेम्पल सर्व करते थे। ठीक है, एज एन एजुकेशन सेंटर, वहां पे उनको नॉलेज भी प्रोवाइड करवाई जाती थी, तो एज एन एजुकेशन सेंटर्स, और यहां पे गैदरिंग प्लेस और एक्सचेंज आइडियाज। सो टेम्पल कैसे एक्ट कर रहा है, एक्सचेंज आइडिया से, आपका एजुकेशन सेंटर से एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद बेसिकली क्या होता था कि यहाँ पे जो हमने देखिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाते थे चिल्ड्रंस को, कौन प्रोवाइड करवाता है, जो भी प्रीस्ट होते थे। ठीक है, और बेसिकली जो कोर्टयार्ड था वो इस तरीके का स्कूल का काम करता था ड्यूरिंग द डे। फेस्टिवल सीजन पे क्या होता था, ये आपके कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी काम में आते थे। कल्चरल एक्टिविटीज भी टेम्पल्स प्रेमाइसेस में प्रोवाइड करवाई जाती थी, जहां पे वेरियस डांसेस और प्ले परफॉर्म किए जाते थे इन टेम्पल कोर्टयार्ड में। ठीक है ना, तो हमने देख लिया एज ए गैदरिंग प्लेस की तरह काम करते थे, जहां पे एक्सचेंज करता था आइडियाज से या फिर मैटर्स को डिस्कस किया जाता था। ठीक है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती थी, जो भी आपके प्रीस्ट थे वो कोर्टयार्ड में एजुकेशन प्रोवाइड करवाते थे ड्यूरिंग द स्कूल टाइम। ठीक है, और डे टाइम, और कल्चरल एक्टिविटीज भी परफॉर्म करवाई जाती थी। तो अगर हम देखें ये जो रिलीजियस बिल्डिंग के साथ साथ जो टेम्पल है वो कैसा फंक्शन सर्व कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल सेंटर, एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल सेंटर की तरह टेम्पल एक्ट कर रहा है। ओके, नाउ वन इंटरेस्टिंग फीचर क्या है इस टेम्पल का, ये जो टेम्पल होते थे ना इसमें नो डाउटली कि जो आपका दैट इज काफी लोग इसको चढ़ावा चढ़ाते थे, एट द सेम टाइम काफी लैंड ग्रांट्स भी दी जाती थी। ठीक है, तो टेम्पल के पास काफी रिच होते थे टेम्पल्स और इनके पास काफी लैंड्स भी होती थी, तो बसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ। एट द सेम टाइम ये क्या होते थे, इनके पास लैंड्स भी होती थी जिनपे इनको रेवेन्यू भी मिलता था। अब ये लोग उस रेवेन्यू का क्या करते थे, और जो भी वेल्थ जनरेट होती थी तो ये इन्वेस्ट कर देते थे ट्रेडिंग एक्टिविटीज में, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में आपके इन्वेस्ट कर देते थे। ठीक है ना, अपने पास ना रख के ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर देते थे। यह भी बताया जाता है कि ये जो टेम्पल्स थे इसमें प्रीस्ट के साथ साथ एक मैनेजमेंट कमेटीज भी बनाई जाती थी जो कि टेम्पल का बेसिकली वर्ल्डली इंटरेस्ट को देखेंगी। तो प्रीस्ट के साथ साथ वेरियस इसमें हमें मैनेजमेंट
कमिटीज भी देखने को मिलती है जो कि टेम्पल के इंटरेस्ट के लिए वर्क करती थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर लिया। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आपके टेम्पल्स ने और ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट जो वेरियस इमेजेस दे रखी हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो आपका दे रखा है दैट इज आपका किंग्स हर्षास नेम इन हिज ओन हैंडराइटिंग। ओन हैंडराइटिंग में किंग हर्षा का नेम दे रखा है, ठीक है, लिखा हुआ। ठीक है, और ये जो आपकी जो इमेजेस है दैट इज पोर्ट्रेट ऑफ ह्यूएन त्सांग का दे रखा है। नेक्स्ट जो आपका रिमेन्स है ये दिखाया जा रहा है ग्रेट स्तूपा जो कि लोकेटेड है नालंदा में। ग्रेट स्तूपा लोकेटेड एट नालंदा। ओके, नेक्स्ट ये आपका दे रखा है दैट इज जो कैलाशनाथ टेम्पल दे रखा है। कैलाशनाथ टेम्पल वो एलोरा में लोकेटेड है। ठीक है, एलोरा में लोकेटेड है कैलाशनाथ टेम्पल। और इस टेम्पल के बारे में ये कहा गया है कि इसको एक हिल्स को काट के इसको बनाया गया है। ओके, और ये जो बनवाया गया था ये बनाया था राष्ट्रकूटा किंग ने। राष्ट्रकूटा किंग के कहने पे ये आपका कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये है आपकी इमेज ऑफ ए जैन डीटी जो कि कार्व करी गई है वट्टपकी केव में। जैन डीटी नेक्स्ट अब ये जो है आपका ये है रथ टेम्पल जो कि लोकेटेड है महाबलीपुरम में। रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम। ठीक है ना, यहां पे ये भी बताया गया है कि काफी ज्यादा और भी टेम्पल्स हमें मिलते हैं महाबलीपुरम में जो कि काफ करे गए हैं आउट ऑफ द रॉक्स। रॉक से ये डायरेक्टली काफ करे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो टेम्पल प्रोवाइड करवाता है हमें व्यू प्रोवाइड करवाता है कैलाशनाथ टेम्पल का जो कि लोकेटेड है कांचीपुरम में। तो इट्स एन कैलाशनाथ टेम्पल located in Kanchipuram. नेक्स्ट ये है शोर टेम्पल लोकेटेड इन महाबलीपुरम। लास्ट ये मैप पे रखा है, प्रोवाइड करवाया है पेनिनसुलर इंडिया में, जिसमें हमें पता चलता है कि आपके चालुक्यास यहां लोकेटेड थे, राष्ट्रकूटास, आपके पल्लवास, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, एंशिएंट टाउन, मॉडर्न टाउन, और जो डॉट्स है वो एंशिएंट टाउन और जो आपका सर्किल में डॉट है वो आपका हमें मॉडर्न टाउन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे अंडरस्टैंड करना कि चालुक्यास किस लोकेशन में थे, राष्ट्रकूटास कहां पे थे, और पल्लवास और वट्टपी जो उनकी कैपिटल्स थी वो भी कहां पे लोकेटेड है। ठीक है, सो विद दिस